गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट का। और आज ये मेरा इसका 10वां वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रिजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीरीज एलसीआर सर्किट का कंसेप्ट पढ़ा था, उसमें से एक पॉइंट रह गया था, वो था रिजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि रिजोनेंस इन एलसीआर सर्किट क्या होता है, फिर उसका यूज क्या होता है और उससे हम रेडियो की ट्यूनिंग किस तरीके से करते हैं। बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे को एक चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना कर दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए रिजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक है। इससे पहले बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रिजोनेंस हमारा क्या होता है। ठीक है बच्चों, और इसका यूज कहां होता है। ठीक है, तब आपको बात ज्यादा समझ में आएगी। ठीक, तो बच्चों रिजोनेंस जो होता है ना वो बच्चों होता है हमारा वेव्स में। सुन लीजिए, रिजोनेंस होता है वेव्स में। और इसमें क्या होता है, दो अलग अलग सोर्स हो हमारे पास, दो अलग अलग सोर्स हो। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने वेव्स में। दो अलग अलग सोर्स हो और बच्चों उनकी फ्रीक्वेंसी जो है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। सेम फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास निकाल रहे हो और वो यदि किसी कंडीशन में आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, पास में होते हैं, किसी भी कारण से मिल जाते हैं, तो बच्चों इस वेव का जो होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाता है और जो है ये बहुत ही हाई एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशन करने लगता है। बच्चों इस जो है पूरी जो है प्रोसेस को हम जो है रिजोनेंस कहते हैं। पहली बात तो ये बात आप सुन लीजिए। ठीक है, अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमारा करंट चल रहा है, तो इसमें वेव कहाँ आ गया और बच्चों जो है कहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई और कहाँ ये एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, ये बात दिमाग में आती है। ठीक है, चलिए बताते हैं। बच्चों ये हमारा कौन सा है, अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट की कहानी है नंबर 1। उसमें बच्चों एक चीज होता है ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। और बच्चों एंगुलर वेलोसिटी होता है हमारा 2 पाई एफ, जहां पर बच्चों एफ है हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसकी है बच्चों, करंट के चेंज होने की फ्रीक्वेंसी है। तो बच्चों ये हमारी फ्रीक्वेंसी आई, ये बच्चों यहाँ पे इस तरीके से आ गई। अब बच्चों आता हूं प्रैक्टिकल बात करूंगा। ठीक है, आप सभी लोगों के पास मोबाइल फोन है। ठीक है, आप सभी लोगों के घर में जो है टीवी है और आप सभी लोगों में से कुछ लोगों ने जो है बच्चों ने और या आपके पापा ने पक्का जो है रेडियो सुना होगा। पहले रेडियो हमारे यहाँ हर घर में होता था और हम लोग सुनते थे। तो रेडियो में क्या होता था, एक नॉब होता था जिसको हम बदलते थे और स्टेशन बदल जाता था। और स्टेशन जो था वो बच्चों फ्रीक्वेंसी के नाम से हमारा जाना जाता था। ठीक है, जैसे आजकल हमारा एफएम चलता है तो एफएम का नाम भी हमारा फ्रीक्वेंसी से जाना जाता है, जैसे 99.9 एफएम। ठीक है, रेडियो मिर्ची, ठीक है, रेडियो मिर्ची इस टाइप से, या 93.4 एफएम, इस टाइप से बच्चों जो है हमारा जो है एफएम जाना जाता है। और बच्चों ये जो 99.9 है, 93.4 है, ये बच्चों हमारा जो है फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है। तो होता क्या है बच्चों, होता क्या है, जब हम नॉब बदलते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। और जो फ्रीक्वेंसी हमारी रेडियो में आती है और जो फ्रीक्वेंसी जो है रेडियो स्टेशन की होती है, जब वो आपस में मैच करती है तो होता है रिजोनेंस। और रिजोनेंस के बाद बच्चों वो स्टेशन हमको सुनाई देने लगता है, क्योंकि वहां पर बच्चों हमारी तमाम चीजें इंक्रीज कर जाती है, जिसमें एम्पलीट्यूड है, सर्किट के अंदर का करंट है और वो रेडियो हमको सुनाई देने लगता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमारा मोबाइल फोन में होता है, ऐसे ही हमारा टीवी में होता है। जब हम चैनल बदलते हैं तो भी यही काम होता है।
ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो स्टेशन से हमारे पास आती है और हमारे हाथ में रिमोट है या हमारे हाथ में नॉब है जिसको हम बदलते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। जब स्टेशन से आने वाली फ्रीक्वेंसी और आपके जो है इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो बच्चों वहां पर जो है रिजोनेंस होता है, वो या तो हमें दिखाई देने लगता है या हमको सुनाई देने लगता है। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास होता है। ठीक, तो बच्चों देखिए हमारे पास ये रिजोनेंस की जो है पूरी कहानी है। अब बच्चों फ्रीक्वेंसी तो हमारी स्टेशन से आ रही है और बच्चों हम जो है फ्रीक्वेंसी अपने इंस्ट्रूमेंट की सेट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट की सेट करते हैं, वो बच्चों नॉब घुमा के करते हैं। इंस्ट्रूमेंट में हमारा एलसीआर सर्किट होता है और बच्चों जब उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो हमारी कहानी बन जाती है। ठीक है बच्चों, ये है पूरी कहानी। ठीक, अब देखिए मैं आपको बता दूं हमारे कोर्स में बच्चों सिर्फ एक ही चीज है, वो है रेडियो ट्यूनिंग। ठीक है, रेडियो ट्यूनिंग है बच्चों हमारे पास ना मोबाइल की बात हो रही है, ना यहाँ टीवी की बात हो रही है, ना किसी और चीज की बात हो रही है। वो जब आप इंजीनियर बन जाओगे तो आगे जहां कहीं भी बनोगे वहां पे जो कोर्स करोगे उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है कि रेडियो के अंदर हमारा सीरीज एलसीआर सर्किट होता है। ठीक है, और उसमें बच्चों हमारे जो है हम रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं और वो बच्चों जब हमारा मैच करता है किसी भी स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से तो वो स्टेशन हमको सुनाई देने लगता है। ये होती है पूरी कहानी। तो बच्चों हम देखेंगे कि एलसीआर सर्किट में बच्चों रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है और हम इसको कैसे सेट करते हैं। ठीक है, यहां से टॉपिक स्टार्ट होता है। तो बच्चों इसको समझने के लिए क्या होगा, इसको समझने के लिए हमारे पास ये होगा कि हम सबसे पहले एलसीआर सर्किट बनाएंगे और उसकी जो टेक्निकल टर्म्स थे जो हमने पिछले सीरीज एलसीआर सर्किट में सीखे थे उसको मैं लिखूंगा और फिर यहां से रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे और फिर बताएंगे बदलता कैसे है। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास देखिए एक एल, ये हमारे पास है एक रेजिस्टेंस है, एक देखिए कैपेसिटेंस हो गया और बच्चों ये देखिए हमारे पास इस तरीके से एक इंडक्टेंस हो गया। ये सीरीज में लगा है और बच्चों इसके अक्रॉस हमने क्या किया, इसके अक्रॉस हमने जो है एक लगा दिया इस तरीके से, इसके अक्रॉस हमने एक लगा दिया अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, जिसकी वैल्यू है बच्चों E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या होता है, ये हमारा R है, ये हमारा C है, ये हमारा L है, एलसीआर सर्किट हमारा बन गया। और देखिए सीरीज में लगा है तो बच्चों इसके अक्रॉस हमारा जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज डेवलप होता है वो VR डेवलप होता है और बच्चों यहां पर VC डेवलप होता है ऐसे, और बच्चों यहां पर VL डेवलप होता है। इतनी बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। बच्चों इस सर्किट का एक नेट रेजिस्टेंस होता है जिसको हम जानते हैं इम्पीडेंस के नाम से। ठीक है, जिसको हम जानते हैं इम्पीडेंस के नाम से, और इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला आता है वो आता है R² प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर और बच्चों इसका अंडर रूट, इस तरीके से आता है। ठीक है, जहां पर Z हमारा इम्पीडेंस है और जो है इम्पीडेंस को हम Z से डिनोट करते हैं। और बच्चों बात करते हैं XL और XC की, तो बच्चों XL होता है हमारा ओमेगा L और इसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको बोला जाता है। और बच्चों XC होता है हमारा, वो होता है 1/ओमेगा C, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमारा जो है यहां पर एक कहानी बनती है कि हमारे पास जो है पूरे सर्किट में एक हमारा जो है मैक्सिमम वोल्टेज होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं V0 और उसकी वैल्यू होती है बच्चों I0Z। इस तरीके से देख लीजिए। और बच्चों हमारा जो इसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज होता है वो होता है V0R और बच्चों वो होता है हमारा I0R। बच्चों हमारा मैक्सिमम वोल्टेज जो होता है इंडक्टेंस के अक्रॉस होता है उसकी वैल्यू होती है I0XL। और बच्चों हमारा मैक्सिमम वोल्टेज होता है कैपेसिटर के अक्रॉस, वो बच्चों होता है हमारा I0
एक्सी। ठीक है बच्चों, इतनी कहानी हमने आपको बताई थी, इसकी एक एक बात बताई थी। अब बच्चों यहां से हमारा जो है एलसीआर सर्किट जो है स्टार्ट होता है। अब एलसीआर सर्किट में हमारे 3 कंडीशन बने थे। ठीक है, 3 कंडीशन हमारे 3 केसेस हमारे बने थे एलसीआर सर्किट में। केस नंबर 1 बना था, ठीक है, केस नंबर 1 बना था बच्चों। केस फर्स्ट था हमारा, जब हमारा वोल्टेज जो है इंडक्टेंस में बढ़ा हुआ था, वोल्टेज जो हमारा इंडक्टेंस में बढ़ा था, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज इन इंडक्टेंस जो है कैपेसिटेंस से ज्यादा हो गया था, तो बच्चों उस कंडीशन में आया था एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। पहला कंडीशन ये बना था, इसमें क्या होता था मैं समझा चुका हूं पिछले वीडियो में। दूसरा केस था हमारा, सेकंड केस था, जिसमें हमारा जो है वोल्ट वी नॉट सी इज ग्रेटर देन वी नॉट एल था, जिसमें हमारा एक्सी आया था ग्रेटर देन एक्सएल से। ये बच्चों दूसरा केस था। इसमें भी क्या होता है ये बता चुके हैं बच्चों। तीसरा एक केस था बच्चों, इसमें जो था हमारा क्या होता था कि वी नॉट सी किसके बराबर था, वी नॉट एल के, और बच्चों यहां पे होता था एक्सएल इक्वल टू एक्सी या एक्सी इक्वल टू एक्सएल, ये होता था बच्चों। ये मैंने आपको सीरीज एलसीआर वाले वीडियो में छोड़ दिया था और कहा था इसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा। ये वही वीडियो है बच्चों, और यही कंडीशन होती है हमारी रिजोनेंस की। ठीक है, यही कंडीशन बच्चों हमारी होती है रिजोनेंस की, इसको नोट कर लीजिए। तो क्या होता है, जब हमारा एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाता है, यानी मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस बराबर हो जाता है मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस के, तो बच्चों हमारा जो है रिजोनेंस बनता है, और यहां से जो फ्रीक्वेंसी हमारी इसकी बनती है वो बच्चों हमारी रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, अब चलिए करते हैं आगे की बात, इसको नोट कर लीजिए यहां पर। ठीक, अब देखिए बच्चों, इसका एक फेजर डायग्राम बनाया था, इसको नोट करिए। मैं फेजर डायग्राम बना करके आगे की बात करता हूं। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, एक फेजर डायग्राम हमने बनाया था एलसीआर सर्किट का, जो कि एलसीआर सर्किट में वोल्टेज और करंट को रिप्रेजेंट करता था। तो बच्चों फेजर डायग्राम कैसे था, फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके का था कि ये बच्चों हमारा था मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, और बच्चों ये था मैक्सिमम करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस, और बच्चों ये हमारा शो कर रहा था मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, और बच्चों ये हमारा शो कर रहा था मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, इस तरीके से शो कर रहा था। और बच्चों ये एंगल था ओमेगा टी, ये वाला एंगल जो हमारा फेज एंगल था किसका, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का। ये एंगल देखिए था पाई बाई 2, और ये एंगल था बच्चों पाई बाई 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर हम आपको एक बात बता रहे हैं, इसकी कहानी क्या है ये पिछले वीडियोस में आप देख लीजिएगा। ठीक, ये फेजर डायग्राम था। अब बच्चों इसमें वी नॉट एल और वी नॉट सी देखिए क्या है, एक दूसरे से 180 डिग्री पे है। ठीक है, देखिए इधर पाई बाई 2, इधर पाई 2, ओवरऑल हो गया पाई, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। इस तरीके से हमको दिख रहा है बात नंबर 1। अब बच्चों रिजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है कि हमारा वी नॉट एल इक्वल टू वी नॉट सी हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये और ये बच्चों हो गया बराबर। ठीक है, तो अब इसी की हम स्टडी करते हैं। तो बच्चों देखिए हमने क्या किया, वी नॉट एल लिखा है, यहाँ पे वी नॉट एल आई नॉट एक्सएल, और ये है वी नॉट सी आई नॉट एक्सी। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमने क्या निकाला, यहाँ पे आ गया हमारा आई नॉट एक्सएल इक्वल टू आई नॉट एक्सी। बच्चों आई नॉट से आई नॉट कट गया, तो आ गया बच्चों हमारा एक्सएल इक्वल टू एक्सी। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। तो बच्चों हमने यहाँ पे लिख दिया इसको ओमेगा एल, और एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, यहाँ पे आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एल सी, ओमेगा बराबर 1/√LC। और बच्चों यहां से हमको एक चीज निकल के आती है, एक चीज हमको मिलती है, वो बच्चों हमको मिलती है कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf, और बच्चों ये होता है हमारा हो गया यहाँ पे 1/LC। ओमेगा की जगह हमने 2πf रख दिया बच्चों, यहां से हमको मिल गया f इक्वल टू 1/2πLC का अंडर रूट। इस तरीके से बच्चों मिल गया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ओमेगा है, ओमेगा हमारा हर कंडीशन में रहता है
अल्टरनेटिंग करंट में और फ्रीक्वेंसी भी उसमें रहती है। अब बच्चों ये रिजोनेंस पे है, तो बच्चों इसको चलिए हम कर लेते हैं एफ नॉट। तो बच्चों रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हमने एफ नॉट से डिनोट किया और ये आ गया बच्चों 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, और बच्चों ओमेगा नॉट हो गया, ये आ गया 1/√LC। तो बच्चों ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। कौन सी फ्रीक्वेंसी हो गई? रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये बच्चों एंगुलर वेलोसिटी हो गई रिजोनेंस की कंडीशन में। तो बच्चों जब XL = XC होता है तो हमको ये मिलती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां पर तो बच्चों इसका आया फार्मूला, इसको आप कर लीजिए नोट, एनालाइज कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए अब सर्किट की फ्रीक्वेंसी बच्चों इतनी हो गई। ठीक है, इतनी हो गई। अब इतनी होने से फर्क क्या पड़ता है सर्किट के ऊपर, वो इस फेजर डायग्राम से मैं आपको समझाने जा रहा हूं, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि V0L = V0C हो गया। अब बच्चों ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और बच्चों वैल्यू इक्वल है, तो बच्चों क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब रिजोनेंस के टाइम पे सर्किट में ये लगा तो होगा लेकिन बच्चों इफेक्टिव नहीं रहेगा, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। यहां पे देखिए ये चीज हमारी निकल के आती है रिजोनेंस में। ठीक है, रिजोनेंस में हमारी ये चीज निकल के आती है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो बच्चों हमारा फेजर डायग्राम रिजोनेंस के टाइम कैसा बनेगा? देखिए फेजर डायग्राम रिजोनेंस के टाइम बनेगा ऐसे। ये हो गया बच्चों V0R, और बच्चों एक हमारा करंट इसमें होगा जिसका फेज एंगल हो जाएगा ओमेगा टी। ठीक है, बच्चों जब रिजोनेंस स्टेब्लिश हुआ सर्किट में तो बच्चों हमारे पास जो है नेट वोल्टेज ये रहा और नेट करंट हमारे पास ये हुआ। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, इसको मैं बिगाड़ करके आगे की बात करने जा रहा हूं। देखिए बच्चों अब हुआ क्या, तो बच्चों रिजोनेंस के टाइम पे हमारा जो है ओमेगा हो गया, यानी एंगुलर वेलोसिटी हो गया 1/√LC हो गया, और फ्रीक्वेंसी करेस्पॉन्डिंग हो गई 1/2 पाई √LC। इस तरीके से आप इसको कर लीजिए नोट। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम इसकी एनालिसिस करते हैं, फिर इसकी एनालिसिस करते हैं, दिखाते हैं कि आपको इफेक्ट क्या पड़ता है। इफेक्ट बच्चों यहां पे ये पड़ रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो हम सेट कर रहे हैं वो हमारी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रही है, इसमें रेजिस्टेंस का कोई भी रोल नहीं आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम सर्किट में लगे हुए इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ाएं घटाएं तो हमारी फ्रीक्वेंसी बच्चों बदलती रहेगी। ठीक है, इसमें जो रेजिस्टेंस लगा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी बदलने के लिए हमारे पास जो है L और C ही काम आएगा। आप क्या करते हो, जब आप किसी का रेडियो का नॉब बदलते हो तो बच्चों बेसिकली होता क्या, अधिकतर रेडियो जो डिजाइन है उसमें क्या होता है कि C की वैल्यू बदलती है। ठीक है, C की वैल्यू बदलती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू बदलती है। आप लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा है। ठीक है, मैं उसी का एग्जांपल देकर के आपसे बात करता हूं। आप सोच रहे होंगे कि लगे हुए सर्किट में C की वैल्यू कैसे बदल जाती है। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है बच्चों, दो प्लेट आमने सामने रखी होती है ऐसे। ठीक है, कोई भी एरिया हो, कितनी भी दूर हो, उससे मतलब नहीं है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो बच्चों उसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग एरिया हमारा इफेक्टिव रहता है। ओवरलैपिंग एरिया क्या करते हो, जब आप नॉब घुमाते हो तो उसमें दोनों प्लेट, एक प्लेट फिक्स रहती है और एक नॉब से फिक्स होती है, जैसे घूमती तो ओवरलैपिंग एरिया कम और ज्यादा होता है। तो उस ओवरलैपिंग एरिया के कम और ज्यादा होने से क्या होता है कि उसका कैपेसिटेंस बदलता रहता है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है ε0A/d, मतलब एरिया, इफेक्टिव एरिया, ओवरलैपिंग एरिया। जैसे सपोज करिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, पूरी तरीके से था। अब इसको घुमाएंगे तो देखिए ओवरलैपिंग एरिया हमारा कम हो गया तो कैपेसिटेंस कम हो गया, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के। इस तरीके से नॉब घुमा के हम जो है कैपेसिटेंस बदलते हैं और हमारा जो है फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंस की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। ठीक, ये हुई कहानी। तो बच्चों अब यहाँ पे कहानी ये आती है कि हमारा जो है फिर रोल क्या रहा रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस हम कितना भी लगा दें बच्चों, ये हमारा जो है फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए होता है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। जब ये फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है तब रोल आता है किसका, रेजिस्टेंस का। ठीक है, तब आता है रोल रेजिस्टेंस का। किस तरीके से आता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए क्या होता है कि पूरे एलसीआर सर्किट का जो
नेट रेजिस्टेंस होता है उसको बच्चों हम कहते हैं इम्पीडेंस, ठीक है, जिसको कहा जाता है Z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का जो है अंडर रूट, स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे आ गया। अब बच्चों क्या हुआ, यहां पर देखिए क्या हुआ कि हमारा जो है रेजोनेंस की कंडीशन में एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो गया, यानी कि एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू 0 हो गया। तो देखिए एक्सएल माइनस एक्सी 0 होता है तो जेड देखिए कितना निकलता है, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर का अंडर रूट, और बच्चों जेड यहां से आ जाता है आर के बराबर। मतलब क्या हुआ, सर्किट का इम्पीडेंस रेजोनेंस के टाइम बच्चों रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है जो कि हमारा सर्किट में लगा हुआ है। अब इस रेजिस्टेंस का अपना एक रोल है और ये क्या रोल प्ले करता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां से हमारे पास दो चीजें निकली और बच्चों सर्किट में हमारे पास तीन चीजें लगी है। एक तो लगा है एल सी आर, यहां पे है बच्चों। पहली चीज जो हमारी निकली, जो फ्रीक्वेंसी हमारी रेजोनेंस की सेट हो रही है वो एल और सी की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, और बच्चों जो हमारा जो है इम्पीडेंस है वो बच्चों आर पे डिपेंड कर रहा है। यहां पर बच्चों फ्रीक्वेंसी में आर का कोई रोल नहीं है और बच्चों इम्पीडेंस में हमारा एल और सी का कोई रोल नहीं है। ये हमारी कंडीशन निकल के आती है, कहां पे निकल के आती है, ये हमारी कंडीशन निकल के आती है जब हमारा एलसीआर सर्किट रेजोनेंस पे पहुंच जाता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहां से जो निकला उसका मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं और उसी तरीके से आप भी एनालिसिस करिएगा, तब आप जो है धाकड़ हो जाओगे सीरीज एलसीआर रेजोनेंस में। तो बच्चों जो हुआ नेट इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, ठीक है, क्या हुआ देखिए, नेट इम्पीडेंस ऑफ, ठीक है, सर्किट एट रेजोनेंस, ठीक है, एट रेजोनेंस, वो देखिए क्या होता है, वो हमारा होता है आर के बराबर, ठीक है, आर के बराबर। ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यहां पर हमारा एक चीज था एलसीआर सर्किट में, आप ध्यान रखिएगा, वो था फेज एंगल और उसकी वैल्यू आई थी बच्चों कॉस फाई, और कॉस फाई की वैल्यू बच्चों हमारे पास जो थी वो बच्चों आई थी आर बाई जेड सीरीज एलसीआर सर्किट में। ये चीज मैंने आपको बताया था। अब देखिए जेड कितना हो गया, आर के बराबर, तो बच्चों हमारे पास क्या हुआ, कॉस फाई कितना हो गया, वो हो गया आर बाई आर, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1, कॉस फाई की वैल्यू आ गई 1। तो बच्चों इसको यहां हम नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास एट द टाइम ऑफ, नोट कर लीजिए, एट रेजोनेंस, जब हमारा रेजोनेंस हो जाता है सर्किट में, तो बच्चों देखिए क्या होता है, जेड जो हो जाता है वो आर के बराबर हो जाता है, ठीक है। कॉस फाई जो होता है वो बच्चों हमारा हो जाता है 1 के बराबर, और फ्रीक्वेंसी हो जाती है बच्चों वो हमारी हो जाती है 1/2 पाई अंडर रूट एलसी के बराबर, और उस टाइम जो हमारा ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी वो होता है 1/रूट एलसी के बराबर, ठीक है बच्चों। ये हमारा जो है कंक्लूजन निकल के आया। अब बच्चों देखिए हमारा जो है इसके बाद इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि हमारा जो है फ्रीक्वेंसी इतनी हो गई और इम्पीडेंस बच्चों हो गया आर के बराबर, तो अब हमको इससे रिजल्ट क्या मिल रहा है वो चीज देखना है, क्योंकि आप बड़े आराम से कह सकते हो कि रेजिस्टेंस का रोल तो फ्रीक्वेंसी सेट करने में है ही नहीं, तो हम रेजिस्टेंस को हटा दें तो हमारा जो है रेजोनेंस फिर भी होना चाहिए, आप कह सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि हमारा रेजिस्टेंस का रोल क्या रहता है। देखिए बच्चों जब कभी भी हमारा कोई सर्किट होता है, चाहे किसी भी डिजाइन का हो, कुछ भी हो, तो देखिए उसमें कुछ चीजें हमारी होती ही होती हैं। जैसे सबसे पहले एक हमारा होगा पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा होगा बच्चों करंट, ठीक है, थोड़ा उसमें पावर कंजप्शन होगा, ये तो हमारा होगा ही होगा। बच्चों चूंकि अल्टरनेटिंग हमारा करंट चल रहा है इसमें, तो इसमें दो चीजें और आ जाती हैं, वो बच्चों होता है हमारे पास, वो तो दो चीजें और आती है। एक तो बच्चों हो जाती है हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है हमारी होती है अल्टरनेटिंग करंट में, और बच्चों आ जाती है एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है, ये देखिए। और बच्चों एक आ जाता है फेज एंगल
बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ये ऐसा आ जाता है। ये बच्चों हमारे पास आ जाता है। अब देखिए हमको इससे मिलता क्या है। ठीक है बच्चों, अब रेजोनेंस हो गया सर्किट में। ठीक, सर्किट का जो है इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। बच्चों सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब रेजोनेंस के टाइम पे यहाँ पे करंट हमारा कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में। ठीक है, अब देखिए हम क्या निकालेंगे, जो है करंट निकालेंगे और फिर उसके बाद पावर निकालेंगे और इससे हमको रिजल्ट मिलने वाला है। क्या रिजल्ट मिलने वाला है, देखिए हमारा क्या हुआ, रेजोनेंस के टाइम में पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों हमारा हो गया, वो हो गया मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट और उसकी वैल्यू आई बच्चों I नॉट जेड। ठीक है, उसकी वैल्यू आई बच्चों I नॉट जेड। अब देखिए I नॉट रेजोनेंस के टाइम पे मैक्सिमम करंट होगा, वो होगा V नॉट बाई जेड और जेड हो गया बच्चों हमारा R के बराबर, तो ये आ गया R के बराबर। तो बच्चों आया I नेट इक्वल टू V नॉट बाई R। ये हमारा इस तरीके से निकल के आया। मतलब क्या हुआ कि ठीक है, यहां पर एक बात हमारी समझ में आ रही है कि फ्रीक्वेंसी को सेट करने में रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को सेट करने में रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेट होने के बाद जो करंट हमारा फ्लो होगा सर्किट में उसमें रेजिस्टेंस का ही रोल है, क्योंकि यहां पर देखिए हमारा L और C नहीं आया है, यहां पर बच्चों आया है सिर्फ और सिर्फ हमारा R। तो बच्चों दो चीज हमारी निकलती है कि जब हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं तो हमारा इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस रिस्पॉन्सिबल है, और एक बार जो रेजोनेंस पकड़ लिया तो उस टाइम जो करंट हमारा फ्लो होता है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस हमारा जो है रिस्पॉन्सिबल है। अब बच्चों ये हमारे हाथ में हो गया कि हमें करंट कितना चाहिए। अगर हमको जितना करंट चाहिए उसको यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, उतना ही रेजिस्टेंस यहां पे लगा दीजिए, बात नंबर 1। और बच्चों हमको फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए वो पहले कैलकुलेट कर लीजिए, उतना ही यहां पे हमारा जो है लगा दीजिए कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। ठीक है, अब बच्चों होता क्या है, रेडियो में होता है एक नॉब घुमा करके अधिकतर हम कैपेसिटेंस सेट करते हैं। नए टाइप के जो है उसमें इंडक्टेंस भी सेट हो जाता है, मतलब C या L की वैल्यू हम बदल सकते हैं या सिर्फ C की वैल्यू बदल सकते हैं। तो C की वैल्यू बदलेंगे तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारी बदलती जाएगी। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारी बदलती जाएगी और बच्चों उस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग हमारा करंट की वैल्यू हमारी आती जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए इससे होता क्या है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारा मैक्सिमम करंट हमको चाहिए। तो मैक्सिमम करंट जब बच्चों सर्किट में सप्लाई होता है तो उसका आउटपुट हमको मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, जैसे हम रेडियो ट्यूनिंग की बात कर रहे हैं तो बच्चों मैक्सिमम करंट हमारा आ गया, फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया रेडियो ने, अब मैक्सिमम करंट में कन्वर्ट होकर के आगे जा रहा है रिसीवर में और रिसीवर से स्पीकर के थ्रू हमको सुनाई दे रहा है। तो बच्चों जब करंट मैक्सिमम होगा तो हमारी जो है क्या कहते हैं जो वॉइस होगी वो क्लियर होगी और मैक्सिमम वॉइस हमको सुनाई देगी, ये होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है। अब हम बात करते हैं पावर की। तो करंट बच्चों हमारा यहां से निकल के आया, वो निकल के आया बच्चों I इक्वल टू V नॉट बाई R एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। अब बच्चों देखिए क्या होता है, हमारा जो अगला पॉइंट आता है, ये लास्ट पॉइंट है इसमें, फिर हम इसका एप्लीकेशन आपको दिखाएंगे। वो होता है कि बच्चों एक AC सर्किट में हम निकालते हैं पावर एवरेज और उसकी वैल्यू बच्चों होती है हमारे पास, उसकी वैल्यू होती है VRMS IRMS cos फाई। ये पावर वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो बच्चों VRMS की वैल्यू होती है V नॉट बाई रूट टू, IRMS की वैल्यू होती है I नॉट बाई रूट टू और cos फाई बच्चों रेजोनेंस के टाइम पावर निकाल रहे हैं, रेजोनेंस के टाइम cos फाई हमारा आया है 1। तो बच्चों हम इसको यहां लिख देंगे 1। तो कुल मिलाकर के हमारे पास हो जाता है V नॉट I नॉट बटे 2, V नॉट I नॉट बटे 2। ये बच्चों हमारा हो गया मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर हमारे पास इस तरीके से ये हमको यहाँ पे निकलता है। ठीक है, तो रेजोनेंस के टाइम पे देखिए क्या क्या चीज हुआ उसको आप नोट कर लीजिए और अब हम जो है इसकी कहानी आपको आगे बताते हैं, इसका एप्लीकेशन बताते हैं कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। ठीक, तो अब
बच्चों ये सारे जो रिजल्ट हमारे निकले हैं रेजोनेंस के टाइम, इसके बेस पर बच्चों हमारे कुछ ग्राफ बनते हैं। ठीक है, वो ग्राफ हम देखते हैं कैसे बनते हैं और उससे रिजल्ट हमारा कैसे निकलता है, फिर देखिएगा रेडियो की ट्यूनिंग कैसे करते हैं हम। ठीक है, तो बच्चों अब हम आते हैं ग्राफ्स पे। ठीक है, कि हमारे किस किस टाइप के ग्राफ हमारे बन रहे हैं रेजोनेंस में। तो बच्चों सबसे पहले हम रिजल्ट लिखेंगे, रेजोनेंस से जो हमको रिजल्ट मिल रहा है, फिर उसके बेस पे हम जो है ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, फिर हम उसके ऊपर ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों अब देखते हैं ग्राफ्स हमारे कौन कौन से होते हैं। ठीक, देखिए ग्राफ्स, यहां हेडिंग डाल लीजिए ग्राफ। ठीक है तो बच्चों तो जो हमने जो है यहां पर पहले आपको बताया था प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, उसमें बच्चों एक ग्राफ बनाया था हमने, किसमें, एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी में। वो देखिए ग्राफ कैसा आया था, मैं आपको बना के दिखा देता हूं। यहां पर देखिए इस तरीके से आया था, और बच्चों वो हमारा ग्राफ आया था ऐसे, फ्रीक्वेंसी हमारी ऐसे जा रही थी और एक्सी जो था हमारा वो ऐसे जा रहा था। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों हमने एक ग्राफ बनाया था प्योर इंडक्टिव सर्किट में। ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में, और वो था एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी में। और बच्चों वो ग्राफ देखिए हमारे पास ऐसे था, वो हमारा आया था एक स्ट्रेट लाइन लीनियर, जिसमें फ्रीक्वेंसी हमारी ऐसे थी और हमारा जो है एक्सएल ऐसे था। ठीक है, क्यों ऐसा बना था, क्योंकि देखिए एक्सएल जो था वो था हमारा ओमेगा एल, और इसकी वैल्यू आई थी 2 पाई एफ एल, और एक्सी बच्चों हमारा था 1 बाई ओमेगा सी, और ये आया था 1/2 पाई एफ सी। इससे हमारा ये ग्राफ हमको मिला था। अब बच्चों रेजोनेंस के टाइम हमारा एक्सएल बराबर एक्ससी हो गया। अब एक साथ बनाते हैं, तो देखिए ग्राफ हमारा पहला कैसे मिलेगा हमको। ठीक है, कैसा मिलेगा, वो देखिए ऐसा मिलता है यहाँ पे कि हमारा फ्रीक्वेंसी ऐसे हो गया, तो देखिए एक ग्राफ एक्सएल वाला ऐसे जाएगा, और बच्चों यहां पर जो है एक्सी वाला ऐसे आएगा, और बच्चों जहां पे दोनों कट कर रहे हैं यही वो फ्रीक्वेंसी होगी जो हमारी रेजोनेंस सेट करेगी, यानी एफ नॉट हमारी सर्किट की हमको यहां मिलेगी ऐसे, और बच्चों ये हमारा यहाँ पे मिलेगा, और इसकी वैल्यू बच्चों होगी हमारी आर के बराबर, क्योंकि ये हमको अब इम्पीडेंस इधर देगा, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास आर के बराबर। ठीक है, ये वो वाली हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। एक्सएल एक्सी यहाँ पे बिल्कुल बराबर होगा, यहाँ पे ऐसे लिख लो, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमने अभी लिखा था आर के बराबर नहीं होगा, ये होगा एक्सएल बराबर एक्सी। इस पॉइंट पे हमारा एक्सएल एक्सी बराबर हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ कि हमारा रेजिस्टेंस भी है सर्किट में, क्योंकि एलसीएल सर्किट है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम डिसाइड करेंगे कि सर्किट में हमको रेजिस्टेंस कितना लगाना है। तो रेजिस्टेंस का जो है वैल्यू यहां पर भी जा सकता है, यहां पर भी जा सकता है, और बच्चों यहां पर भी ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, ये हमारा देखिए इस तरीके से ग्राफ होगा, रेजिस्टेंस हमारे पास ऐसे आ जाता है। अब बच्चों देखिए ये ग्राफ हुआ हमारा एक्सएल और एक्सी और फ्रीक्वेंसी में, रेजोनेंस के टाइम में। अब बच्चों आता है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ, और वो बच्चों आता है हमारा करंट इन द सर्किट, रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ठीक है, इंपीडेंस इन द सर्किट, एंड ओमेगा या कहें फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, ओमेगा या फ्रीक्वेंसी में। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, अब हम बनाने जा रहे हैं आपके सामने ग्राफ। ठीक है, अब बच्चों हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, और वो ग्राफ बच्चों हमारा होगा, सबसे पहले हम बनाएंगे इंपीडेंस ऑफ सर्किट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, या हम कहें ओमेगा। ठीक है, चाहे ओमेगा कहिए चाहे फ्रीक्वेंसी कहिए, देख लीजिए इसे। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई ऑफ एफ। तो बच्चों जो ग्राफ ओमेगा का होगा जेड के साथ, वही फ्रीक्वेंसी का जेड के साथ हमारा निकलेगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए होता क्या है, जेड है क्या सर्किट में बच्चों, जेड क्या है, जेड है बच्चों यानी इंपीडेंस, वो बच्चों हमारे पास एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, एक्सएल माइनस में कहें एक्सएल डिफरेंस एक्सी का स्क्वायर, और बच्चों इसका अंडर रूट। देखिए ये आया था है। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, इसी के बेस पे हम बनाते हैं ग्राफ जेड। ठीक है, अब देखिए एलसीआर सर्किट का बच्चों जेड हमारा चल रहा है इधर।
ठीक है, जेड चल रहा है इधर। अब देखिए यहां पर हम एक चीज लिख रहे हैं, उसको देखिएगा। हम बच्चों इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा एल डिफरेंस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर और बच्चों फिर उसका अंडर रूट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया जेड। ठीक है, अब देखिए बच्चों होगा क्या, होगा ये कि हमारा एक टाइम ओमेगा एल जो है वो बड़ा होगा ओमेगा सी से। फिर बच्चों एक कंडीशन ये पहुंचेगी कि ओमेगा एल बराबर हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी की। और बच्चों फिर एक कंडीशन पहुंचेगी इसके बाद कि हमारा ओमेगा एल जो है वो जो है छोटा हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी से। इस चीज को देखिए, ठीक है। अभी ये सर्किट है, सर्किट हमारा है चल रहा है, इसमें रिजोनेंस नहीं हुआ है। ठीक है, हम रिजोनेंस ला रहे हैं कैपेसिटर की वैल्यू को बदल के। ठीक है, कैपेसिटर की वैल्यू को, कैपेसिटर जो सी लगा है उसकी जो है वैल्यू को बदल के ला रहे हैं। तो बच्चों जब तक हमारा ओमेगा एल ओमेगा सी से बड़ा था तो बच्चों हमारा जो है इंपीडेंस इधर आ रहा था, इंपीडेंस की कोई वैल्यू थी, इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। ठीक है, देखिए जब ये कंडीशन है तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों पॉजिटिव, इसके डिफरेंस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। फिर बच्चों ये दोनों इक्वल हो गए तो इसके डिफरेंस की वैल्यू हो गई 0। और फिर बच्चों हमने और बढ़ाया तो ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई नेगेटिव। इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा इन दोनों का डिफरेंस है। तो बच्चों जब ये ऐसी थी तो इसकी वैल्यू अंदर वाले की पॉजिटिव आई, फिर ये 0 हो गया और फिर बच्चों हमारा ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, अब ये पॉजिटिव 0 नेगेटिव होता है, लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों वैल्यू इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, फिर इसकी कोई वैल्यू आएगी। बच्चों जब ये 0 होता है तब ये r के बराबर हो जाता है। तो बच्चों क्या होता है कि हमारा जो है इधर जो है हमको z मैक्सिमम मिलेगा जब ये कंडीशन है। फिर उसके बाद बच्चों ये z हमको मिनिमम मिलेगा और ये r के बराबर मिलेगा और फिर बच्चों ये मैक्सिमम की ओर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए हम नॉब घुमा रहे हैं, नॉब घुमाने से हमारा c धीरे धीरे जो है इंक्रीज हो रहा है, c जो है डिक्रीज हो रहा है, c डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे c डिक्रीज हो रहा है तो 1 अपॉन ओमेगा c हमारा बढ़ता जा रहा है, एक बार बराबर हुआ फिर उससे बड़ा हुआ। तो बच्चों यहाँ पर जो इम्पीडेंस की वैल्यू मैक्सिमम मिली, फिर मिनिमम मिली, मिनिमम के टाइम में हमारा r के बराबर हो गया, फिर मैक्सिमम मिली। ठीक है, तो बच्चों ऐसा जब ग्राफ बनाया गया तो बच्चों देखिए ये ओमेगा कहें या फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस पे चाहे हम ओमेगा लें चाहे फ्रीक्वेंसी लें, और वाई एक्सिस पे हमने लिया जेड इंपीडेंस ऑफ सर्किट। तो बच्चों हमको क्या मिला, ग्राफ इस टाइप का हमको फाइंड आउट। ठीक है बच्चों, क्या हुआ, ये हमारा जो है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमारा ये इंपीडेंस आया जो कि आर के बराबर है। ये देखिए इस तरीके से आ गया जो कि आर के बराबर हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये हुई कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी पहुंचती है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे तो इंपीडेंस हमारा आर होता है, बाकी टाइम में चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए हमारा जो है जेड की वैल्यू हमारी आती है यहां से ज्यादा। ठीक है, ये हमारा यहां से निकला जेड। अब बच्चों देखिए हमारा जो है चल रहा है, क्या चल रहा है, करंट चल रहा है। ठीक, हमारा क्या चल रहा है, करंट चल रहा है। किसमें करंट चल रहा है बच्चों, हमारा चल रहा है करंट सर्किट में। तो करंट की वैल्यू क्या आई थी, करंट की वैल्यू आई थी बच्चों आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बटे जेड। और बच्चों एट रिजोनेंस, ठीक है, एट रिजोनेंस जो था जेड जो था वो आर के बराबर था। ठीक है, और जब रिजोनेंस नहीं था तो आर से ज्यादा था, दोनों ही कंडीशन में। तो बच्चों देखिए क्या होता है यहां पर बच्चों, क्या होता है आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v बटे आर। ठीक है, यहां पे चीज देखिए, और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारा देखिए फ्रीक्वेंसी जो आया था, फ्रीक्वेंसी आया था 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC, ये निकल के आया था। मतलब क्या था कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हमारी फ्रीक्वेंसी तो डिसाइड कर दे रहे हैं कि इतनी फ्रीक्वेंसी पे रिजोनेंस हो गया, लेकिन उस कंडीशन में बच्चों करंट कितना चलेगा सर्किट में वो डिसाइड करना है, रेजिस्टेंस हमारा कितना लगा हुआ है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, करंट के हम दो ग्राफ बनाते हैं, एक तो रेजिस्टेंस के बेस पे बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ,
हमारे पास देखिए जब रेजिस्टेंस हमारा आर है तो बच्चों हमारा मिनिमम है, तो करंट का हमारे पास इस तरीके से आएगा। देखिए ये हमारा हो गया आई मैक्स, ठीक है, आई मैक्स ये हमारे पास आ गया है, आई मैक्स इस तरीके से आ गया। अब बच्चों मैक्सिमम करंट कहां पे चलेगा, जब हमारी फ्रीक्वेंसी जो है, जब हमारी फ्रीक्वेंसी होगी एफ नॉट। एफ नॉट पे क्या होता है कि आर हमारा जो है हो जाता है इंपीडेंस के बराबर, सर्किट के इंपीडेंस के बराबर, और ये मिनिमम होता है, तो जब ये आर मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम भाग जाएगा। और बच्चों जब हमारा रेजोनेंस से इधर उधर फ्रीक्वेंसी रहता है, इधर है उधर है, तो बच्चों हमारा जो है करंट उससे कम रहेगा। और बच्चों यदि हमको अच्छी आवाज सुननी है रेडियो में, तो हमारा जो है करंट मैक्सिमम होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम जो है आर को सर्किट में कम रखते हैं, ठीक है, और एलसी को एडजस्टेबल रखते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए उस फ्रीक्वेंसी पे हमको मैक्सिमम करंट मिलता है। जब मैक्सिमम करंट मिलता है तो बच्चों जो फ्रीक्वेंसी हमारा रेडियो पकड़ता है उससे हमको जो वॉइस है बढ़िया सुनाई देती है, क्योंकि करंट मैक्सिमम हो गया। अब बच्चों करंट मैक्सिमम होने से क्या होता है, करंट मैक्सिमम होने से पावर आउटपुट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। पावर आउटपुट देखिए क्या हुआ, पावर अभी हमने निकाला था तो हमको पी एवरेज मिलेगा, जो कि आएगा आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, ऐसे मिलेगा हमको, ठीक है, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। तो बच्चों देखिए आई आर एम एस क्या होगा, वो हो जाएगा बच्चों सिंपल था आई नॉट स्क्वायर बटे 2 इंटू आर। अब देखिए इसको एनालिसिस करिए, इसकी एनालिसिस करिए, करंट मैक्सिमम हुआ, ठीक है, करंट बच्चों मैक्सिमम हुआ तो पावर भी हमारी हमको मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। अब देखिए हम रेजिस्टेंस बढ़ा दें, सपोज करिए रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे 2R कर दिया, तो 2R करेंगे तो बच्चों ये क्या होगा, इसी में हम 2R रखेंगे तो बच्चों क्या हुआ, ये हमारा ग्राफ ऐसे हो जाएगा। और उस कंडीशन में ये करंट हमारी हमको कितनी मिलेगी, आई मैक्स के बटे 2 मिलेगी, है। मान लीजिए हमने इसके 4 गुना कर दिया तो बच्चों क्या हुआ, यहाँ 4R कर दें तो बच्चों ये हमारी हो जाएगी आई मैक्स बटे 4, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम पावर आउटपुट निकालते हैं इसके ऊपर, मिनिमम रेजिस्टेंस मैक्सिमम करंट, तो हमारा पी मैक्स मिलेगा, देखिए हमको पी मैक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, हमने यदि रेजिस्टेंस बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस तो हमारी बढ़ गई, करंट छोटी हो गई। छोटी करंट का जब बच्चों हम स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो मतलब पावर हमको उतना नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारी कंडीशन ये रहती है कि पावर मैक्सिमम मतलब बढ़िया वॉइस सुनने के लिए स्पीकर में हम क्या करेंगे कि सर्किट में जो एलसीआर का सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस छोटा लगाएंगे, और बच्चों जो है रेजिस्टेंस हम छोटा लगाएंगे तो हमारा मैक्सिमम करंट मिलेगा। मैक्सिमम करंट से हमारी आउटपुट बहुत अच्छी मिलेगी हमको, और यहां पर बच्चों जो है हमारा जो है ट्यूनिंग बढ़िया हो जाएगी रेडियो की, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे आती है। अब बच्चों मैं आपको समझाने जा रहा हूं रेडियो ट्यूनिंग, फिर मैं आपको बताऊंगा बैंडविड्थ और क्यू फैक्टर, ठीक है। रेडियो ट्यूनिंग कैसे होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक। रेडियो ट्यूनिंग बाय एलसीआर सर्किट, ठीक, यही इसका काम है। पूरा कंसेप्ट ध्यान देखिएगा, वो कंसेप्ट यहाँ यूज होने जा रहा है। तो देखिए लिखिए आप रेडियो ट्यूनिंग बाय एलसीआर सर्किट, और बच्चों इसी के बाद मैं आपको बताऊंगा जो है कि बैंडविड्थ हमारी क्या होती है। देखिए बच्चों रेडियो में क्या होता है, रेडियो में बच्चों क्या होता है, रेडियो में एक एंटीना लगा होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है एंटीना, और इस एंटीने से अटैच हमारा एक जो है कॉइल होता है ऐसे, और ये सर्किट में कहीं जुड़ा होता है, ठीक, ऐसे कॉइल होता है, ये अर्थ होता है। अब देखिए इसके साथ हमारा एक एलसीआर सर्किट लगा होता है, आर ये हो गया, सी ये हो गया, और बच्चों इसके बिल्कुल बगल में ऐसे हमारे लगा होता है एक एल, और बच्चों यहां पर बच्चों हम जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से बच्चों जो है एसी फ्रीक्वेंसी यहां पे डेवलप करते हैं ऐसे, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास इस टाइप की कहानी होती है रेडियो के अंदर, ये होता है एंटीना। अब एंटीना हवा में है, और हवा में जितनी भी फ्रीक्वेंसी है रेडियो की वो सारी की सारी वहां पे आ रही है। तो बच्चों एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऐसे आई, एक ऐसे आई, एक ऐसे आई, एक ऐसे आई, और ये इससे लिपटती हुई ऐसे ऐसे वेव के फॉर्म में ये इसमें चली गई, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर सारी फ्रिक्वेंसी हमारे पास अवेलेबल है, सारी अवेलेबल है। अब बच्चों होता क्या है, हमको स्टेशन एक ही सुनाई देता है। बच्चों होता क्या है कि हम यहाँ पे एक नॉब लगा होता है, इसको घुमाते हैं तो सी बदलता है, ठीक है, सी बदलता है। तो बच्चों देखिए फ्रिक्वेंसी हमारी क्या आई थी, फ्रिक्वेंसी आई थी 1/2π√LC, ठीक है। सी बदलेंगे, इसकी वैल्यू बदलेगी। और बच्चों जैसे सपोज लीजिए एफएम की बात करते हैं, एफएम की बात करते हैं तो देखिए एक हमारे पास है 93.3 एफएम, फिर 95 है, फिर सपोज करिए 97 है, और फिर 99.9। इस टाइप से हमारी जो है हर्ट्ज की अलग अलग फ्रिक्वेंसी हमको मिल रही है। 102 हो गया, चलिए एक और ले लेते हैं। इस टाइप के हमारे पास 4-5 फ्रिक्वेंसी अवेलेबल है। और बच्चों इसमें से हमने इसको घुमाया, नॉब को घुमाया, तो हमारा सपोज करिए कि हमारा 97 या 99.9 वाली फ्रिक्वेंसी यहां पर बच्चों आ गई, किसकी, इससे सेट हो गई। बच्चों ये इसको तुरंत कैच कर लेगा और बच्चों इसमें इसके हिसाब से करंट मिलने लगेगा। और बच्चों इसके अक्रॉस एक सर्किट जुड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है, वो सर्किट जुड़ा होगा यहाँ पे किसी भी तरीके से। और यहाँ पर बच्चों एक स्पीकर लगा होगा, इस स्पीकर से हमको उस स्टेशन पे जो कुछ भी सुना आ रहा होगा वो सुनाई देने लगेगा। ये हमारा बच्चों इसका फंक्शन होता है, ठीक है। रेडियो के अंदर एक LCR सर्किट होता है जिसमें काफी लो वोल्टेज का अल्टरनेटिंग करंट हम डेवलप करते हैं, और बच्चों उससे हम रिजोनेंस करते हैं उस फ्रीक्वेंसी की, मतलब वो फ्रीक्वेंसी इसमें डेवलप करते हैं। फ्रीक्वेंसी इसकी और इसकी मैच होती है तो इसमें रिजोनेंस हो जाता है, और बच्चों उसका हमें जो है स्टेशन सुनाई देने लगता है। ये हमारी कहानी हुई। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम नॉब घुमा करके सी को एडजस्ट करते हैं। अब नए रेडियो आ गया, उसमें एल भी एडजस्ट होता है, अधिकतर सी ही एडजस्ट होता है, और बच्चों हमको सुनाई देने लगता है। तो इस तरीके से हम रेडियो ट्यूनिंग करते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पर कुछ चीजें होती है, उसको देखेंगे। वो देखिए क्या होता है हमारा, उस चीज को मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों यहाँ पर एक आता है बैंड विड्थ, बैंड विड्थ, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, बैंड विड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर हम बोलते हैं इसको, क्यू फैक्टर। अब देखिए कैसे हो रहा है, ये चीज मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम इसको मिटा रहे हैं, बैंड विड्थ एंड क्यू फैक्टर बच्चों यहाँ पे हमारा निकल के आता है, हम उसको सीखेंगे, ठीक। तो बच्चों एक ग्राफ बनता है हमारा, वो बनता है करंट का, वहीं से हमारा जो है सारी कहानी बनती है। देखिए क्या हुआ, ये देखिए ये हुआ हमारे पास करंट, इधर करंट हमारा चल रहा है आई, ठीक है, ये मैक्सिमम से नीचे तक जाएगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम नॉब घुमा करके सी सेट कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए हमारे पास फार्मूला है F नॉट इक्वल टू 1/2π√LC, ये है हमारे पास इस तरीके से। और बच्चों जो ओमेगा है हमारा वो है 1/√LC, ठीक है, चाहे हम ऐसे लिखा जाए, ऐसे लगे एक ही बात है। अब बच्चों जब हम नॉब सेट करते हैं, सपोज करिए स्टार्टिंग में हमारी 0 फ्रिक्वेंसी थी, और फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे हमारे पास बढ़ रही है, और बढ़ती बढ़ती जो है रिजोनेंस पे पहुंचती है, फिर रिजोनेंस के बाद आगे चली जाती है। तो बच्चों देखिए हमारा जब रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी बनता है तो करंट का ग्राफ हमको कुछ इस तरीके से मिलता है, ठीक है, ये हमको मिला। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हमारा रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी के टाइम पे आई नॉट हमको मैक्सिमम मिलेगा, आई नॉट मिलेगा जो कि मैक्सिमम करंट होगा सर्किट में। और बच्चों हमको जो है यहाँ पे इस तरीके से ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये बच्चों हो गया हमारा ओमेगा एट रिजोनेंस, ऐसे हो गया। अब बच्चों देखिए हो क्या रहा है, एक्चुअल में क्या होता है वो मैं दिखा रहा हूं। जब आप जो है नॉब घुमा करके फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे हो तो ओमेगा 0 से स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ा यहां बढ़ा, फिर थोड़ा यहां बढ़ा, फिर थोड़ा यहां बढ़ा। तो बच्चों यहां पर एक ओमेगा आया, फिर यहां पे रिजोनेंस वाला ओमेगा मिल गया, और फिर बच्चों हम आगे गए तो हमको एक ओमेगा ये मिला। अगर हम इसको ओमेगा 1 लिख लें और ओमेगा 2 लिख लें, और इसके करेस्पॉन्डिंग बच्चों हम यहाँ पे इस तरीके से ऐसे यहाँ पर एक लाइन खींचे, तो बच्चों यहां पर एक हमको पॉइंट मिलता है, ओमेगा 1 भी एक हमें ऐसी वैल्यू मिलती है, और ओमेगा 2 यानी ओमेगा रिजोनेंस ओमेगा पे बच्चों इधर और इधर हमको 2 वैल्यूज ऐसी मिलती है जहां पे करंट बच्चों हमारा जो है बराबर होता है, और वो बच्चों I0/2 पे होता है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा हो गया I मैक्सिमम, और ये होता है बच्चों I मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2,
ऐसा हमको मिलता है। अब होता क्या है बच्चों वो मैं बताऊं। जो हमारा थ्योरी में दिख रहा है, थ्योरी में जो हमको दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि मैक्सिमम करंट पे हमारा जो है स्टेशन पकड़ेगा और हमको सुनाई देगा। लेकिन प्रैक्टिस में क्या होता है कि इतना जो है इस करंट से लेकर के आई नॉट से लेकर के आई नॉट बाई 2 तक जो भी करंट आता है, इसमें जो भी फ्रीक्वेंसी आती है उस सारी फ्रीक्वेंसी को रेडियो हमारा जो है पकड़ लेता है। ठीक है, रेडियो क्या है, कहां तक की जो है फ्रीक्वेंसी पकड़ता है, जो फ्रीक्वेंसी हमारी आई नॉट से लेकर के आई नॉट बाई 2 यानी मैक्सिमम करंट से लेकर के मैक्सिमम करंट बाई 2 तक हमारी जो भी फ्रीक्वेंसी आती है इसके बीच में, वो सारी फ्रीक्वेंसी हमारी जो है वो पकड़ता है और वो हमको सुनाई देने लगती है। रेडियो जिसने सुना है, कभी कभी 2 स्टेशन एक साथ आ जाते हैं, मिक्स हो जाता है, साफ आवाज नहीं सुनाई देती, तो बच्चों इसी कारण से होता है। इसके कारण बच्चों क्या होता है कि जो रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफी दूर दूर रखी जाती है। जैसे पहले आया 93.3, फिर बच्चों आया 95.4, फिर बच्चों 97.8, फिर आ गया बच्चों 99.9, फिर आया 102। इस टाइप से थोड़ी दूर रखी जाती है ताकि इनका जो है करंट जो है एक दूसरे को मैच ना करे और ये स्टेशन हमको साफ साफ सुनाई दे। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या हुआ, जैसे सपोज करिए कि हमने जो है एक स्टेशन बच्चों यहां पे ऐसे पकड़ाया आपको। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि ये हमारा एक स्टेशन का करंट था ऐसे। ठीक है, यहां पे हमको मिला ऐसे, यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेट थी हमारे पास ऐसे इसके करस्पॉन्डिंग, फिर हमने और आगे बढ़ा दिया तो बच्चों फ्रीक्वेंसी हमारी काफी बदल गई और अब जो है फ्रीक्वेंसी इधर चली गई। ठीक है, तो अब हमको ये वाला स्टेशन नहीं सुनाई देगा जो इस फ्रीक्वेंसी पे आ रहा था। अब बच्चों करंट हमारा उतना ही रहा, देखिए करंट हमारा उतना ही उसी स्टेशन पे है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बदल गई। तो अब इस फ्रीक्वेंसी पे करंट फ्लो करेगा तो ये वाली फ्रीक्वेंसी जो होगी यहां पर हमको सुनाई देगा। हमने और बदल दिया, हमने और बदला तो बच्चों फ्रीक्वेंसी अब इंक्रीज हो गई। जैसे सपोज करिए पहले ये हमारी आई थी 93 फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, अब आई 95 या 99, तो अब हमको ये सुनाई देगा। इसलिए बच्चों क्या होता है कि रेडियो स्टेशन जो वहां से अपना फेंकता है, जो फ्रीक्वेंसी डिलीवर करता है, रेडियो सिग्नल जो डिलीवर करता है, उसकी जो है गैपिंग ज्यादा होती है। ठीक है, ये हमारी बात हो गई। ठीक, अब देखिए क्या कहते हैं कि सिग्नल जो है हमारा, जो रेडियो हमारा सिग्नल पकड़ता है वो बच्चों पड़ता है यहां से लेकर के यहां तक सारे। तो बच्चों क्या होता है, यहां से साफ साफ दिखाई देता है कि अगर ये हमारा नैरो होगा, ठीक है, पतला होगा, तो बच्चों हमारा जो है ज्यादा अच्छा सुनाई देगा। और बच्चों ये ज्यादा बड़ा बन जाएगा तो हमको जो है साफ नहीं सुनाई देगा। जैसे सपोज करिए हमारा जो है ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाए। ठीक है, तो देखिए इसी यहीं पे ओमेगा यहां से लेकर के यहां तक जा रहा है, देखिए इसी करंट पे क्या होगा यहां तक जा रहा है। तो बच्चों जिसकी जो चौड़ाई होती है इसको हम बोलते हैं बैंड विड्थ। बैंड विड्थ हमारी नैरो होगी उतना ही अच्छा हमको जो है रेडियो सुनाई देगा, और यदि बैंड विड्थ ज्यादा होगी तो हमको जो है रेडियो नहीं सुनाई देगा। ठीक है, या साफ नहीं सुनाई देगा, या बच्चों क्या होगा कि हमारा ज्यादा स्टेशन पकड़ेगा। तो बच्चों क्या होता है कि बैंड विड्थ जो है वो हमारी नैरो होनी चाहिए। ठीक है, देखिए फिर से बना रहा हूं, आपको समझाता हूं। देखिएगा, देखिए ये हमारे पास ऐसे आ गया और ये हमारा जो ऐसे बना। ठीक है, ये देखिए ये हमारे आ गया ओमेगा। ठीक है, ये आ गया ओमेगा नॉट, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमको एफ नॉट मिल रही रिजोनेंस वाली। और बच्चों ये देखिए हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसी और है, ये है ओमेगा 1 और ये है ओमेगा 2। और बच्चों यहां पर बच्चों हमको मिल रहा है मैक्सिमम करंट, ये हो गया आई नॉट और ये आ गया हमारा आई मैक्सिमम ऐसे। और बच्चों ये आ गया, ये हो गया बच्चों आई नॉट बाई 2 और ये आ गया आई मैक्सिमम बाई 2। इस तरीके से बच्चों हमको मिला। ठीक है, तो बच्चों ये जितना नैरो होगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी पकड़ेगा। मान लीजिए यहां आ जाए तो और फ्रीक्वेंसी हमारी कम पकड़ेगा, और ज्यादा चौड़ा हो जाएगा तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेडियो पकड़ने लगेगा। इसलिए हमारा जो टारगेट होता है, टारगेट ये होता है बच्चों कि हमारा जो है क्या चीज है कि बैंड विड्थ, ठीक है, वो हमारा कम। तो बैंड विड्थ यहां पे निकल के आया है नया टर्म। बैंड विड्थ किसको कहते हैं बच्चों, बैंड विड्थ होता है हमारा, उसको बोलते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये हमारा बैंड विड्थ कहलाता है बच्चों। ठीक है, इसका प्रूव होता है कि बैंडविड्थ हमारी कितनी होनी चाहिए, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बैंडविड्थ की जो वैल्यू आती है वो नोट कर लीजिए। बैंडविड्थ होती है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और इसकी वैल्यू आती है आर बाई एल। ठीक है, आर बाई एल, ये हमारे पास इस तरीके से आती है।
अब बच्चों एक नैरो बैंडविड्थ के लिए यहां से साफ साफ दिखता है कि आर जो है वो हमारा स्मॉल होना चाहिए, आर है ये हमारा स्मॉल होना चाहिए, और एल है ये बच्चों हमारा बड़ा होना चाहिए, ये बिग होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या होता है कि हमारे पास क्या निकल के आया कि बैंडविड्थ ω2 माइनस ω1 इतनी आई, और कम हो जाएगी इतनी हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी इतनी, मतलब इसकी जो चौड़ाई है ω2 से ω1 के बीच में वो बच्चों बैंडविड्थ कहलाती है, और इसकी वैल्यू होती है R/L। इसको आप ऐसे नोट कर लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, इसको देख करके कि R हमारा सर्किट में छोटा होना चाहिए और L बड़ा होना चाहिए। अब देखिए यहां से एक बात और आती है, जब R हमारा छोटा होगा तभी करंट हमें मैक्सिमम मिलेगा, और मैक्सिमम करंट मिलेगा तो हमको जो है साफ ट्यूनिंग हमारी रेडियो की हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ गया। अब बच्चों बैंडविड्थ के बाद एक लास्ट पॉइंट आता है इसमें, वो हम निकाल लेते हैं, उसके बाद बच्चों ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास आया एक नया पॉइंट, और उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ की वैल्यू बच्चों आ गई ω2 माइनस ω1, और इसकी वैल्यू आ गई R/L। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है। इसके बाद बच्चों एक और आता है, वो आता है हमारा Q फैक्टर। ठीक है, Q फैक्टर इसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है बच्चों रिजोनेंस। ठीक है, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी बटे बैंड विड्थ, ये हमारे पास जो है आता है इस तरीके से, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी बटे बैंड विड्थ। अब बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी है यहाँ ओमेगा है, तो ओमेगा के ही टर्म में हम फ्रीक्वेंसी को लिख देते हैं, बात हमारी एक ही आएगी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या आया, ये आया ω0 बटे ω2 माइनस ω1, ऐसे निकल के आएगा। और बच्चों ω0 जो है हमारा कितना था, वो देखिए ω0 था हमारा, वो था 1/√LC, ऐसे आया था। ठीक है, 1/√LC, और ω2 माइनस ω1 वो हमारे पास इतना था, तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आता है 1/√LC आया इसकी जगह, और नीचे जो आ रहा है बच्चों हमारे इसके वो आ रहा है, ठीक है, R/L। तो आ गया बच्चों R/L, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा घूम करके, तो बच्चों आएगा हमारे पास 1/R/L/C का अंडर रूट, ये बच्चों हमारे पास आएगा Q फैक्टर। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास आता है Q फैक्टर। ये बच्चों जितना हाई होगा उतना ही अच्छा रेडियो हमको सुनाई देगा। ठीक है, उतना ही अच्छा रेडियो हमको सुनाई देगा, हमारी रेडियो की ट्यूनिंग उतनी अच्छी तरीके से हमारी निकलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी कहानी इसकी खत्म हुई। अब बच्चों हम इसकी एक बार समरी बना देते हैं, फिर इसमें कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, समरी बनाते हैं कि हमारा क्या क्या निकल के आया इस पूरे LCR, ठीक है, LCR रिजोनेंस में हमारा क्या क्या निकल के आया, वो पूरी की पूरी कहानी मैं आपको समराइज करके यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, तो देखिए क्या आपको एट रिजोनेंस, ठीक है, ठीक है, एट रिजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया वो देखिए। ठीक है, एक तो हमारा निकल के आया कि XL जो होता है वो XC के बराबर हो जाता है, या हम कहें कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हमारा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के बराबर हो जाता है। और इस कंडीशन में जो ओमेगा हमको मिलता है वो मिलता है 1/√LC, और बच्चों यहां से फ्रीक्वेंसी जो हमको मिलती है वो मिलती है 1/2π√LC। ठीक है, इस कंडीशन में बच्चों हमको जो पावर मिलता है, पावर होता है वो होता है करंट मिलता है, करंट जो हमको मिलता है वो मिलता है V0/Z। ठीक है, और Z हमारा हो जाता है रिजोनेंस की कंडीशन में R के बराबर। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा करंट को डिसाइड करने वाला फैक्टर हो जाता है वो हो जाता है रेजिस्टेंस। तो कुल मिलाकर के देखिए क्या होता है हमारा कि XL XC के बराबर हो जाता है, VL इंडक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज के बराबर हो जाता है, ओमेगा इतना होता है, फ्रीक्वेंसी इतनी होती है, करंट बच्चों हमारा मैक्सिमम इतना निकलता है,
V नॉट बाई आर के बराबर। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां से क्या होता है, फेज एंगल यानी कॉस फाई, पावर फैक्टर हमारा 1 के बराबर हो जाता है, और बच्चों पावर हमें मैक्सिमम मिलता है वो बच्चों होता है आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू आर के बराबर। ये हमारा यहां से इतना चीज निकल के आता है। ठीक है, अब बच्चों इसी सब चीज का जब हम यूज करते हैं, ठीक, इन्हीं सब चीज का जब हम यूज करते हैं तो बच्चों हमको दो चीज मिलती है। एक तो मिलता है हमको बैंडविड्थ, ठीक है, जब हम इसको यूज करते हैं, कहां पे यूज करते हैं, रेडियो में, तो बच्चों हमको एक चीज मिलता है बैंड विड्थ, और बैंड विड्थ की वैल्यू आती है बच्चों जिसको बोलते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और वो आता है बच्चों हमारा आर बाई एल के बराबर। और बच्चों एक हमारा होता है क्यू फैक्टर, ठीक है, क्यू फैक्टर होता है बच्चों ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओमेगा नॉट हमारे पास देखिए ये लिखा है, इसको जब रखेंगे तो बच्चों आता है 1 अपॉन एल। ठीक है बच्चों, ये हमारी पूरी कहानी होती है, ये रेडियो ट्यूनिंग में काम आती है, ये एलसीआर सर्किट का रेजोनेंस के टाइम के इतने फैक्टर है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है कुल मिलाकर के मेरा जो है सीरीज एलसीआर सर्किट में जब रेजोनेंस होता है उसकी पूरी कहानी कंप्लीट हुई। मैंने अपनी एक एक बात आपको फुल्ली एक्सप्लेन करके बता दी। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा बनते नहीं है, थ्योरी जो है हमारी क्लियर है, तो जो भी न्यूमेरिकल या जो भी हमारे जो आएगा उसको बहुत आराम से आप कर लोगे। ठीक है, इसमें ज्यादा टिपिकल नहीं है, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और एक बार समझ में आ गया तो आप जो है हर तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा जो है आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम मिलेंगे अगले वीडियो में एलसी ऑसिलेशन के कंसेप्ट के साथ। बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।